गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? और इसके लिए ऑप्शन है फिलिप प्रथम, फिलिप द्वितीय, मेगास्थनीज या डायमेकस प्रथम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मेगास्थनीज। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने दोस्तों एक बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस किताब का नाम है इंडिका। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक किताब की रचना की या एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और इसके लिए ऑप्शन है 1930, 1931, 1935 या 1940। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1931। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 में। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को ही कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। और ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को। और ये हुआ था महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। और इस समझौते में यह हुआ था दोस्तों कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया और आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस समझौते के बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लेने का फैसला किया। तो गांधी जी ने दोस्तों ये दो निर्णय किए इस समझौते के बाद। और लॉर्ड इरविन ने ये कहा दोस्तों इस समझौते के बाद कि वो राजनैतिक कैदियों को रिहा कर देगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी ने निर्णय लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देने के लिए और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और इरविन ने यह कहा था कि वो जितने भी राजनैतिक कैदी जेलों में बंद हैं उन सबको रिहा कर देगा। तो यही समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिकतम है? और इसके लिए ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, पुदुचेरी या नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पुदुचेरी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिकतम है। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो
स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिनका लिंगानुपात अधिकतम है? तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि वह राज्य कौन सा है भारत का जिसका 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात अधिकतम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो है केरल, जिसका लिंगानुपात है दोस्तों 1084, अर्थात 1000 पुरुषों पर कुल 1084 महिलाएं हैं केरल में। और यदि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसका लिंगानुपात अधिकतम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो है पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात है 1037, अर्थात पुदुचेरी में प्रति 1000 पुरुष पर कुल 1037 महिलाएं हैं। और तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है दोस्तों जिसका लिंगानुपात अधिकतम है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है तमिलनाडु, जिसका लिंगानुपात है 995, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर तमिलनाडु में कुल 995 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों यदि पूछे राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है हरियाणा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि न्यूनतम लिंगानुपात पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है हरियाणा, जिसका लिंगानुपात है 877, अर्थात हरियाणा में प्रति 1000 पुरुष पर कुल महिलाओं की संख्या है 877। और यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो है दमन दीव, जिसका लिंगानुपात है 618, अर्थात 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं दमन दीव में। और दोस्तों यदि पूरे भारत का पूछे तो पूरे भारत का लिंगानुपात है 943, अर्थात 1000 पुरुषों पर कुल 943 महिलाएं हैं भारत की। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित बजट को कौन सा बजट कहा जाता है? और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है नकद बजट, श्रम बजट, राजस्व बजट या शून्य बजट। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजस्व बजट। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित बजट को कहा जाता है राजस्व बजट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? और इसके लिए ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छठी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये छठी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों 1980 से लेकर 1985 तक। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना हुई भारत में दोस्तों 15 मार्च 1950 को। और जो पहला प्लान या पहला योजना आया था स्वतंत्र भारत का, वो आया था दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक, अर्थात
5 साल के लिए एक प्लान या एक योजना बनती थी। और पहली प्लान या पहली योजना आई थी 1951 से लेकर 1956 तक, और जिसका लक्ष्य था दोस्तों कृषि में विकास करना। और जो तीसरी प्लान थी दोस्तों वो आई थी 1961 से लेकर 1966 तक, और इसका भी लक्ष्य था दोस्तों कृषि विकास। और जो पांचवा प्लान था दोस्तों वो आया था 1974 से लेकर 1979 तक, और इसका भी लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन। और इसी पांचवें प्लान में दोस्तों जो कि चला था 1974 से लेकर 1979 में, यहाँ पर ही आया था रोलिंग प्लान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान किस प्लान में आया था या किस वर्ष में आया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पांचवा प्लान था जो कि चला था 1974 से लेकर 1979 तक, जिसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन, उसी में आया था रोलिंग प्लान। और छठा प्लान चला था दोस्तों 1980 से लेकर 1985 तक, जिसका भी लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन, इसी में आया था दोस्तों नाबार्ड। और इसी प्लान में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन से इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारत के कितने राज्यों में उनके भौगोलिक भूमि क्षेत्र के 75% से अधिक पर वन क्षेत्र हैं। और इसके लिए ऑप्शन है 3, 5, 7 या 8। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 3। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनकी कुल क्षेत्रों के 75% से अधिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र हैं, और वो राज्य हैं दोस्तों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और मणिपुर। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जिनके 75% से अधिक क्षेत्रों पर वन क्षेत्र हैं भारत में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, तलछटी चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आग्नेय चट्टानें। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है देश के राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। और इसके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 61। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अनुच्छेद 61। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि देश के राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, और ये महाभियोग दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, और ये है कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा
कि राष्ट्रपति महोदय का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, और अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और अनुच्छेद 56 में दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन और कार्यकाल के संबंध में, और अनुच्छेद 58 में दी गई है दोस्तों राष्ट्रपति बनने के योग्यता के बारे में, और अनुच्छेद 60 में दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएगा, और अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसा कि उपयुक्त क्वेश्चन में है। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से मूल कर्तव्य संबंधित है, और इसके लिए ऑप्शन है भाग 3, भाग 3A, भाग 4 या भाग 4A। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है भाग 4A। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिया गया है वो दिया गया है भाग 4A में, और यह दिया गया है दोस्तों आर्टिकल या अनुच्छेद 51A में। और कुल जो मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी है वर्तमान में दोस्तों वो है 11। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो दिया गया है भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में, और वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके लिए ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विटामिन B3। तो विटामिन B3 को दोस्तों कहा जाता है नियासिन, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों कुछ जानकारी और है जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि है विटामिन B1 को कहा जाता है दोस्तों थायमिन, विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन जैसा कि उपयुक्त क्वेश्चन में दिया गया है, और विटामिन B7 का कहा जाता है दोस्तों बायोटिन, और विटामिन B12 को कहा जाता है दोस्तों साइनोकोबालामिन। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए दोस्तों, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, B3 का है नियासिन, B7 का है बायोटिन, और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो आप लोग इस क्वेश्चन से इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, और इसके लिए ऑप्शन है CaCO3 या CaOCl2 या CaO या CaOH का होल ट्वाइस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो गया दोस्तों CaOCl2। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2, जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और CaOCO3 है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, और ये है CaO, ये है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, और इसी को कहा जाता है दोस्तों चूना, जो कि लोगों के द्वारा खाया जाता है। और ये
OH का होल ट्वाइस है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना, जो कि दीवारों की पुताई में काम आता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, और जो CaCO3 है ये सूत्र है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो चूने का सूत्र है जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड वो है दोस्तों CaO, और जो बूझा चूना है जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, और इसके लिए ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महाराष्ट्र। तो लेक लड़की योजना की मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेक लड़की या जिसे कहा जाता है प्यारी बेटी योजना, ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और ये लागू होगा उन लड़कियों या बच्चियों पर दोस्तों जो पैदा होंगी 1 अप्रैल 2023 के बाद, और उन बच्चियों या लड़कियों को दिया जाएगा 1 लाख रुपए। तो लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा, और ये उन बच्चियों को पैसा मिलेगा जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेंगी या पैदा होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है, और इसके लिए ऑप्शन है श्रेष्ठ, उज्ज्वल, विद्या या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है श्रेष्ठ। तो भारत सरकार के अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है दोस्तों श्रेष्ठ। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम निम्नलिखित में किसे दिया गया है, और इसके लिए ऑप्शन है मेलबर्न, कोपेनहेगन, वियना या सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वियना। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का खिताब या नाम दिया गया है दोस्तों वियना को, जो कि है ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है खेलो इंडिया महिला लीग का परिवर्तित नाम क्या है, और इसके लिए ऑप्शन है अस्मिता महिला लीग, श्रेष्ठ महिला लीग, महिला स्पोर्ट्स क्लब या महिला लीग। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अस्मिता महिला लीग। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है 2023 में
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसके लिए ऑप्शन है आशा भोसले, लता मंगेशकर, प्रभा अन्ने या प्रभाकर मिश्र। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रभा अन्ने। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है प्रभा अन्ने को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है हाल ही में खबरों में रहने वाला पेट 46 क्या है? और इसके लिए ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, एंजाइम या प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एंजाइम। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पेट 46 है जो कि हाल ही में खोजा गया है वो एक प्रकार का एंजाइम है। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेट 46 खोजा गया जर्मनी के कील यूनिवर्सिटी के द्वारा। और पेट 46 ये खोजा गया दोस्तों समुद्र में। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और पेट 46 दोस्तों ये प्लास्टिक तोड़ने में सक्षम है, तो इसीलिए ये खास है दोस्तों और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है हेमिस महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? और इसके लिए ऑप्शन है मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध या यहूदी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बौद्ध। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेमिस महोत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि हेमिस महोत्सव ये मनाया जाता है भारत में लद्दाख क्षेत्र में। और इस त्यौहार पर तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हेमिस महोत्सव ये मनाया जाता है लद्दाख में और ये त्यौहार है बौद्ध धर्म का। और हेमिस महोत्सव पर तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है भारत में उगाड़ी त्यौहार कब मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नए वर्ष के प्रारंभ में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि भारत में उगाड़ी त्यौहार मनाया जाता है नए वर्ष के प्रारंभ में। और इसके संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष पर मनाए जाने वाला उत्सव है उगाड़ी त्यौहार। और ये मनाया जाता है दोस्तों मुख्य तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि उगाड़ी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये नए वर्ष पर मनाए जाने वाला उत्सव या त्यौहार है। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें है झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? और इसके लिए ऑप्शन है असम, बिहार, पंजाब या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पंजाब। तो झूमर ये मनाया जाता है दोस्तों पंजाब राज्य में। और इस त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों मुख्य तौर पर पुरुषों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि झूमर मनाया जाता है पंजाब में।
तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।